प्यारे बच्चों, पहला 5.1 करवाई थी, अब है 5.2 जिसमें पहला ही सूत्र है ax1y1 bx2y2 तथा cx3y3। तीन बिंदु है आपके पास a b c। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1/, में तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। यदि माइनस में भी आए तो उसको प्लस में लेना है आपको। दूसरा सूत्र है ए बी सी संरेख है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0। यदि संरेख है, तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 रहेगा। तो बराबर 0, जो 1/2 है ये धरा के 0 रहेगा। तो सूत्र बन जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। यदि दो बिंदु दे रखे हैं आपको a x1 y1 तथा b x2 y2 हो तो रेखा AB का समीकरण। तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर 0। इसके बाद है क्रेमर नियम। आपको समीकरण मिलेंगे या दो समीकरण मिलेगी या तीन मिलेंगी। दो समीकरण मिलेंगी तो x और y रहेगा, और तीन मिलेंगी तो x y और z रहेगा। जैसे दो समीकरण मिल गई a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दो समीकरण है। तो क्रेमर नियम से x y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए डेल बराबर हो जाएगा x का गुणांक c1 में लिखेंगे, y का गुणांक c2 में लिख देंगे अपन। ये डेल का मान आ जाएगा। जैसे डेल 1 का मान निकालोगे तो जो बराबर के अंदर दिया हुआ है अचल संख्या दे रखी है वो c1 में रखना है आपको। c1 c2 और c2 ऐसे कैसे b1 b2। इसी तरह डेल 2 का मान निकालेंगे तो अब c1 तो ऐसे कैसे केवल बदलेगा क्या 2, c2 बदल जाएगा। तो c2 के स्थान पे ये रखना है c1 और c2। तो डेल 1 का मान निकालना है, डेल 2 का मान निकालना है, और डेल तीनों का मान निकालने के बाद x का मान आ जाएगा डेल 1 बटे में डेल, और y का मान आ जाएगा डेल 2 बटे में डेल। इसी तरह यदि तीन समीकरण है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो यहाँ से डेल तो बढ़ेगा, x का जो गुणांक है उससे c1 बढ़ गया, x का गुणांक यहाँ है a1 दूसरी समीकरण में, a2 तीसरी समीकरण में, a3। इसी तरह y का जो गुणांक है, y का गुणांक यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, यहाँ b3 है, तो c2 बन जाएगा। z का गुणांक से c3 बन जाएगा, c1 c2 c3। ये तो बन गया डेल का मान। अब डेल 1 का मान निकालेंगे तो c1 बदलना है, ये c1 हो गया, ये बदल दो बराबर के अंदर d1 d2 d3। तो c1 में आ गया d1 d2 d3। बाकी c2 और c3 ऐसे कैसे है b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल 2 का मान निकालेंगे तो c2 बदल जाएगा, बाकी 1 और 3 चेंज नहीं होगा। तो c2 के अंदर आपको रखना है b1 b2 b3। इसी तरह इसके अंदर डेल 3 का मान c3 बदल जाएगा d1 d2 d3, और c1 c2 वो ही रहेगा। इसके बाद x का मान निकालेंगे तो डेल 1 बटे में डेल, y का मान आ जाएगा डेल 2 बटे में डेल, और z का मान आ जाएगा डेल 3 बटे में डेल। इसके बाद अगली विधि है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से अपन x y z का मान कैसे निकालेंगे। यह समीकरण का मान कैसे निकालेंगे। तीन समीकरण दी हुई आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो x के गुणांक से c1, y के गुणांक से c2 और z के गुणांक से c3।
और ये गुणा हो रहा है किससे, एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड पंक्ति के स्तंभ के रूप में लिखना है इनको। बराबर जो भी बराबर में दे रखे अचल संख्या है उनको मान लेंगे d1 d2 d3 बराबर में रख देंगे। जैसे आप इनको गुणा करेंगे r1 को c1 से तो यही चीज आएगी, बराबर में समान मैट्रिक्स है तो d1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह r2 को c1 से गुणा करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। इसी तरह r3 को c3 से गुणा करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, बराबर में दे रखी है। तो मैंने इसको तो मान लिया a कैपिटल है तो इसको मान रखा है, एक्स वाई जेड को मान लिया मैंने कैपिटल एक्स और इसको मान लिया मैंने b। तो बराबर के इधर वाला b मैट्रिक्स का काम करेगा तो ax बराबर b के रूप में आपको दिया गया है। आपको x का मान चाहिए, एक्स वाई जेड का मान चाहिए, कहने का मतलब है कैपिटल x का मान चाहिए। तो x यही है, जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे तो a का इनवर्स b हो जाएगा। जैसे a इनवर्स आपको निकालना है, अब आयु विधि से a इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले सभी के उपसारणिक मान, फिर सेकंड मान और सेकंड आने के बाद एडजॉइंट a और फिर a इनवर्स निकलेगा। तो a इनवर्स का मान निकाल के b का मान अपने पास यहाँ है, दोनों का कर देंगे गुणा और यहाँ रख देंगे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z और इधर हो जाएगा गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी तो समान हो जाएंगी दोनों, और समान हो जाएगी तो x का मान y का मान और z का मान अपन निकाल लेंगे। इसके बाद छठा एग्जाम्पल है a बराबर 2,3, b बराबर -5,4 तथा c बराबर 4,3 और ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो सूत्र लिखाया था आपको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ मान रख देंगे तो 1/2 x1 y1, ये तो a वाला बिंदु रख दे इसे कैसे 2,3 है तो 2 3 हो गया। दूसरा बिंदु है -5,4, तीसरा बिंदु है 4,3 तो 4 3 हो गए और 1 1 1। अब प्रसार करेंगे r1 से प्रसार, तो प्रसार किया इसका तो 1/2 2 इंटू तो ये हो जाएगा 4 -3 -3 इंटू यह जाएगा तो -5 और -4 प्लस का 1 इंटू ये हो जाएगा -15 और -4 चौक 16 तो अपने पास आ जाएगा 1/2। यहाँ तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस यहाँ 5 और 4 9 गए माइनस के और 27 माइनस प्लस 27 यहाँ हो जाएगा 15 और 16 31 तो माइनस के हो गए 31 तो 27 और 2 29 माइनस 31 तो अपने पास बच जाएगा 1/2 और माइनस के 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अपना क्या जाएगा धनात्मक 1। सातवां सवाल है a बराबर x-2 b 5,2 c 8,8 और ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु यदि सरेख हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखवाया था a b c सरेख हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0। ये फॉर्मूला लिखा है सरेख के लिए। तो पहला वाला बिंदु यहाँ रख देंगे x -2 5,2 8 8 यहाँ रहेगा 1 1 1 और बराबर 0। r1 से प्रसार करो इसका, r1 से प्रसार तो ये रहेगा x इंटू 2 माइनस के 8 प्लस के 2 इंटू यह रहेगा
तो यहाँ जाएगा 5 माइनस के 8, 5 माइनस के 8 प्लस 1 इंटू 40, 8 में 40 और 8 दूनी 16 और बराबर 0। तो ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ से माइनस के 6 तो माइनस के 6x प्लस यहाँ से 5 माइनस के 8 तो माइनस के 3 बच जाएंगे, तो 3 दूनी 6 तो ये बच जाएगा माइनस के 6। यहाँ से इसमें से घटाओगे 16 गए तो अपने पास बच गए 24 प्लस के 24 बराबर 0। तो माइनस के 6x और 6 इसमें से कम करोगे तो अपने पास बचेंगे प्लस के 18 बराबर 0। तो 6x बराबर 18 और x बराबर हो जाएगा 18/6 तो x बराबर 3। तो यदि ये संरेख है ए बी सी तो x का मान क्या जाएगा 3। अगला सवाल है 8वां एग्जाम्पल ए बी सी कोमा ए बी प्लस सी बी दूसरा बिंदु है सी ए कोमा बी कोष्टक में सी प्लस ए सी है ए बी कोमा सी ए प्लस बी और ये कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं। जब ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये शून्य होना चाहिए। तो 1/2 पहला वाला बिंदु हो गया यहाँ पर बी सी ए बी प्लस सी ए, दूसरा बिंदु हो गया सी ए बी इंटू सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी ए। इसका मान शून्य होना चाहिए। यदि शून्य आ जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो ये संरेख हो जाएगा। तो बी सी इसको गुणा किया तो ए बी प्लस ए सी 1 सी ए बी सी प्लस ए बी 1 ए बी सी ए प्लस बी सी 1। एक देखिए इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर। तो जैसे जोड़ेंगे C1 इम्प्लाइड C1 प्लस C2 तो जैसे इसमें जुड़ेगा तो अपने पास हो जाएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कॉमन लेंगे और ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी 1 1 1 ये हो जाएगा। इसको कॉमन निकाल लेंगे अपन C1 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन। तो जैसे अपन इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 1 1 1 और यहाँ भी क्या है 1 1 1। और किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ यदि समान आ जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है 0। तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 0 हो जाएगा और 0 होने पर ये तीन बिंदु कैसे हैं सरेख हैं। अगला एग्जाम्पल है 9वां ए 4,3 बी -5,2। ये कह रहा है कि ए और बी है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी रेखा का समीकरण एक इसी में दे रखा है। ए का मान अपने पास है, बी का मान आपके पास है, सी का मान अपने पास है। तीन बिंदु दिया और ये क्षेत्रफल भी दिया आपको 2। तीनों बिंदु दे रखे हैं और क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो ए बी रेखा का समीकरण ये पहला है इसका। तो इसका फॉर्मूला है x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। यह आ जाएगा ए बी रेखा का समीकरण। तो यहाँ मान रख दो
एक्स वाई एक, x1 y1 पहला बिंदु 4,3 1, दूसरा बिंदु -5 2 1 बराबर 0। तो R1 से प्रसार तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 3 माइनस का 2 माइनस y इंटू 4 प्लस के 5 प्लस का 1 इंटू 8 प्लस के 15, 4 में 8 और 5 में 15 बराबर 0। तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1, तो x यहाँ से जाएगा 5 4 9 माइनस के 9y, यहाँ से 15 और 8 23 प्लस का 23 बराबर 0। और ये ज़्यादा जाएगा, ये छोड़ दे रहा है, ये इसके उत्तर आ गए, ये समीकरण आ गई अपनी। दूसरा कह रहा है 3 बिंदु दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो यहाँ आपको मान निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मान रखो इसमें 4 3 1 -5 2 1 के 0 1 और बराबर 2। लेकिन यहाँ प्लस माइनस में लेना है। क्षेत्रफल मैंने बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन जब आपको कोई अचर संख्या निकालनी हो या बिंदु निकालना हो तो क्षेत्रफल प्लस माइनस में रहेगा, क्योंकि ये k का मान निकलेगा, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। अब इसका प्रसार कर लेंगे, ये 2 तो इधर आ जाएगा, प्लस माइनस के 4 आ जाएगा, R1 से प्रसार करेंगे और k का मान अपने निकाल लेंगे। अगला है एग्जाम्पल 10, पहला दे रखा है 2x - 3y बराबर 3, 2x + 3y बराबर 9। दूसरा सवाल दे रखा है x + 2y बराबर 5, 2x + 4y बराबर 10। तो क्रेमर नियम से x y का मान ज्ञात करवाया। तो क्रेमर नियम से पहला वाला कर रहे हैं अपन। तो क्रेमर नियम में डेल बराबर ये माना जाएगा, या तो x का गुणांक लिख दो 2 और 2, y का गुणांक क्या लिखना है -3 और 3, ये तो आ गया डेल का मान। इसी तरह डेल 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल 1 के 1 चेंज हो जाएगा, तो 1 के स्थान पर ये लिखना है आपको 3 और 9। बाकी C2 ऐसे कैसे -3 3। ऐसे डेल 2 का मान क्या हो जाएगा, C1 तो ऐसे कैसे 2 2, C1 तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और C2 है ये बदल जाएगा 3 और 9 में, तो 3 और 9 इन तीनों के मान निकालो। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 + 6 बराबर 12। इसका मान क्या जाएगा, यहाँ से 9 + 27 बराबर 36। यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस के 6 बराबर 12। तो x का मान का फॉर्मूला पाया था डेल 1 बटे में डेल, तो क्या मान आ जाएगा, डेल 1 का मान अपना आ गया 36 बटे में 12 3, तो x का मान तो आ जाएगा 3। इसी तरह y का मान आ जाएगा डेल 2 बटे में डेल 2 का मान है अपना 12 बटे में 12 बराबर 1, तो y का मान आ गया 1। तो x का और y का मान इसी प्रकार आपको ये करना है। डेल का मान तो आ जाएगा 1 2 2 और 4, यहाँ चेंज हो जाएगा 1 2 2 और 4। इसका मान आ जाएगा डेल 1 के अंदर आपको ये लिखना है 5 और 10 C1 में, और डेल 2 के अंदर 5 और 10 कहाँ लिखना है आपको, C2 के अंदर। इससे वही मान निकलेगा, x y का मान आपको निकालना है, इसको आपको करना है। अगला एग्जाम्पल है 11वां और 12वां, दोनों क्रेमर नियम से आपको करने हैं। इसमें तो सिद्ध करवाया कि सिद्ध कीजिए कि यह संगत नहीं है, और इसमें x y z का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको डेल का मान निकालना है।
तो डेल का मान आ जाएगा x का गुणा देखो क्या है 1 1 2, तो 1 1 2। y का गुणा देखिए 1 2 3। z का गुणांक 1 3 4। इसी तरह डेल 1 का मान देखिए यहाँ से, तो डेल 1 का मान 1 चेंज रहेगा, तो 1 में ये लिखना है आपको 2 5 11, 2 5 11। बाकी C2 और C3 ऐसे कैसे 1 2 3 1 3 1 3 या 4 है 1 3 4 1 3 4। डेल 2 का मान देखिए C2 बदल जाएगा, तो C1 तो ऐसे कैसे 1 1 2, C2 में आएगा 2 5 11, 2 5 11, और C3 ऐसे कैसे 1 3 4। इसी तरह डेल 3 का मान, डेल 3 में R1 ऐसे कैसे 1 1 2 1 2 3, और ये बदल गया 2 5 11। ये बदल, इन सबके मान निकालने हैं आपको। तो यदि डेल का मान 0 जाए, डेल 1 का मान नॉट इक्वल 0, डेल 2 का मान भी नॉट इक्वल 0, डेल 3 का मान भी नॉट इक्वल 0, तो ये हो जाएगा असंगत। और यदि इसका मान 0 और इसका मान भी 0 आ जाए, इसका मान भी 0 आ जाए, इसका मान भी, तो ये हो जाएगा संगत। तो इनके नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, डेल का मान 0 आना चाहिए। तो तीनों चारों के मान निकालने हैं, डेल का मान, डेल 1 का, डेल 2 का, डेल 3 का। तो ये काम आपको बारहवें सवाल में करना है। यहाँ से x का गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक से डेल बढ़ेगा, फिर C1 बदल देंगे, C1 में आप क्या जाएगा 9 52 0, फिर C2 में C2 वाला चेंज हो जाएगा, डेल 3 में C3 वाला चेंज हो जाएगा। उसके स्थान पर ये रखेंगे, बाद में अपन सूत्र लगाना है। x का मान तो रहेगा डेल 1 बटे में डेल, y का मान हो जाएगा डेल 2 बटे में डेल, और z का मान आ जाएगा डेल 3 बटे में डेल। इससे अपन x y z का मान निकालने, तो ये आपको 12वें एग्जाम्पल में आपको करना है।